हेलो फ्रेंड्स, ये कुंडलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये राजा रघुवंशी की कुंडली है और ये जो कुंडली है सोनम की कुंडली है। रिसेंटली ये न्यूज़ में है क्योंकि सोनम के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने अपने हस्बैंड राजा का शादी के कुछ दिन बाद जब वो हनीमून पे गए तो वहाँ पे उसने मर्डर कर दिया। अब इंसान ऐसा कृतज्ञ यानी कि गलत कार्य क्यों करेगा, उसकी बुद्धि कैसी है, और यानी कि सोनम की जो ब्रेन है, सोनम का जो मन है, सोनम की जो बुद्धि थी वो किस प्रकार की थी, उसकी कुंडली से एनालाइज करने की आज हम कोशिश करेंगे। और राजा के बारे में भी हम कुछ चीज़ें आज इस कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था इन कुंडलियों को कंपैरिजन करते हुए। उसमें मैंने नवमांश चार्ट को डिस्कस नहीं किया और ना ही उसमें मैंने राशि तुल्य नवमांश को डिस्कस किया है। लेकिन उन कुंडलियों का कंपैरिजन करते हुए जो मेरा पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने दोनों की कुंडलियों में जो मांगलिक दोष है उसका कंपैरिजन किया था कि सोनम की कुंडली में जो मंगल की ऊर्जा है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष है। और हालांकि राजा की कुंडली में मांगलिक दोष उतना ज़्यादा डीप नहीं था या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मांगलिक दोष के अलावा उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक षडाष्टक योग के बारे में, और तीसरी चीज़ मैंने डिस्कस की थी अगर 5th हाउस में सैटर्न आ जाए, जैसे सोनम की कुंडली में 5th हाउस में सैटर्न है तो उसका लव लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा या लव मैरिज के डिज़ायर इंसान रखता है। कुछ चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड बताई थी। आज जब मैं इन दोनों चार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ये राशि चार्ट हमारे सामने है, ये D9 नवमांश चार्ट हमारे सामने है और ये राशि तुल्य नवमांश चार्ट हमारे सामने है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो राशि तुल्य नवमांश चार्ट होता है ये चार्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे राशि चार्ट होता है, जो हमारा D1 चार्ट होता है। यानी कि D9 को नवमांश चार्ट को हम रोटेट कर देते हैं D1 के लगन से और सभी ग्रहों को उस अकॉर्डिंगली बैठा देते हैं तो राशि तुल्य नवमांश बन जाता है। और राशि तुल्य नवमांश भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को लाके खड़ा कर देता है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बता सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राशि चार्ट। हालांकि ज्योतिष में ये कहा जाता है कि जितने भी योग हैं और जितने भी प्रोमिसेस हैं इवेंट्स के आपकी लाइफ में वो सारे के सारे राशि चार्ट से देखे जाते हैं। हालांकि ग्रहों की अगर स्ट्रेंथ देखनी है, ग्रहों की अगर मजबूती देखनी है तो वो D9 से पता चलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई ग्रह आपके राशि चार्ट में उच्च का है लेकिन अगर वो D9 में नीच का हो जाए तो वो आपको नीचता का फल देगा या नीचता के फल का प्रॉमिस करेगा, ऐसा कहा जाता है। हालांकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे पुष्कर नवमांश के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं कि D9 में भले ही कोई ग्रह नीच का हो जाए, अगर वो पुष्कर नवमांश में फॉल कर जाता है तो वो शुभ फल देने का उसके बावजूद भी प्रॉमिस करता है। तो D1 जो चार्ट होता है, जो राशि चार्ट होता है, ये आपकी आउटर लेयर को बताता है, आपकी आउटर पर्सनैलिटी को बताता है। लेकिन D9 चार्ट जो होता है, नवमांश चार्ट होता है, आपकी इनर लेयर्स को बताता है। जैसे D1 का जो लगन है, आप बाहर से दुनिया को कैसे दिखाई देते हैं, आपकी आउटर अपीयरेंस कैसी है, ये D1 का लगन बताता है। लेकिन D9 के लगन के जब हम देखते हैं तो आप इंटरनली कैसे हैं, आपकी इंटरनल लेयर हैं जो व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की, बिहेवियर की, वो किस प्रकार की हैं, वो D9 से पता चलता है। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि हम बुद्धि के बारे में भी जानेंगे क्योंकि बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है मरकरी प्लैनेट और मून भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक माइंड शब्द है, एक मन शब्द है। हालांकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हालांकि जब हम इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो उसमें मन के लिए कोई शब्द नहीं है लेकिन माइंड के लिए शब्द है। माइंड को आप छू सकते हैं लेकिन मन को आप छू नहीं सकते। मन हालांकि एनर्जी प्रोवाइड कराता है माइंड को कुछ कार्य करने के लिए। मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, आपके पूरे शरीर को, आपके विचारों को गतिमान करता है मन। तो व्यक्ति का मन कैसा है, व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, इसको जानने के लिए चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा की क्वालिटी, बुध की क्वालिटी, बुध कहाँ बैठा है, किस राशि में है, किस नवमांश में है, और 5th हाउस जो ज्ञान का हाउस है, 9th हाउस भी ज्ञान का हाउस है क्योंकि 9th हाउस 5th से 5th पड़ता है, इसीलिए इसको भवत भावन की थ्योरी के अनुसार भी ज्ञान का हाउस कहा जाता है। तो यानी कि व्यक्ति का इंटेलिजेंस कैसा है अगर उसे जानना है तो 3rd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस से व्यक्ति का इंटेलिजेंस या ज्ञान के बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे एक मेलेफिक ग्रह होते हैं कुंडली में, एक बेनिफिक ग्रह होते हैं। एक सूत्र है जो ये कहता है कि जो मेलेफिक ग्रह हैं वो बेसिकली उनके अंदर जो एनर्जी है वो छीनने की एनर्जी होती है।
और जो बेनिफिक ग्रह हैं उनके अंदर डोनेट करने की, देने की एनर्जी होती है। यानी कि जो बेनिफिक ग्रह हैं वो सॉफ्टनेस दिखाते हैं और जो मेलेफिक ग्रह हैं वो हार्डनेस दिखाते हैं। जब हम मेलेफिक शब्द का यूज़ करते हैं तो हम क्रूर, क्रूअल और पापी इस प्रकार के शब्दों का भी यूज़ करते हैं। जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को पापी ग्रह भी बोला जाता है, क्रूअल ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि क्रूअलिटी, मंगल क्रूअलिटी करता है बेसिकली। और मैं आपको बता दूं, ये जो हाउसेज हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये कुंडली का केंद्र होता है। आप जब भी अपनी कुंडली खोलेंगे तो ये जो केंद्र भावों को देखेंगे, 1, 4, 7, 10, अगर इन भावों के अंदर सॉफ्ट ग्रह बैठे हैं तो यानी कि व्यक्ति जो है कंफर्ट में जीने वाला है और उसे कंफर्ट मिल भी जाता है। लेकिन अगर इन भावों में हार्ड ग्रह हैं, मेलेफिक ग्रह हैं, तो व्यक्ति फाइट करके चीज़ों को प्राप्त करने वाला होता है। तो जो सॉफ्ट प्लेनेट है वो लड़ना नहीं चाहता, यानी कि जो बेनिफिक प्लेनेट है, जुपिटर है, वीनस है, मून है, मरकरी है, ये फाइट करना नहीं चाहते। ये बेसिकली बोलते हैं यार तुम्हें जो लेना है तुम ले जाओ, लेकिन मुझे शांति चाहिए। लेकिन जो क्रूर ग्रह हैं, जो मेलेफिक ग्रह हैं, वो ऐसा बिहेवियरल पैटर्न देते हैं कि व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ता है। व्यक्ति बोला है कि जो मेरे अधिकार की चीज़ है वो तो मैं छीन के रहूँगा, यानी कि एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस मेलेफिक ग्रह देते हैं। दूसरे तरीके से हम समझें कि जो ये केंद्र भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र भाव आपकी ज़िंदगी का केंद्र होते हैं। इन्हें विष्णु स्थान बोला जाता है, इन्हें सस्टेनेंस का स्थान बोला जाता है। यानी कि भगवान विष्णु हैं जो वो दुनिया को फीड करते हैं, दुनिया को सस्टेन करते हैं। हर जीव इस दुनिया में सस्टेन होता है। तो ये जो 4 हाउसेज हैं, 1, 4, 7, 10, ये वैसे ही केंद्र है आपकी ज़िंदगी का जैसे किसी देश के लिए उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमारा भारत देश है, इसकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कमज़ोर हो जाए तो देश लड़खड़ा जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना जैसे ज़रूरी है, वैसे ही आपकी कुंडली में इन केंद्र भावों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। केंद्र भावों में जितने ज़्यादा ग्रह हैं, ये कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्य लेके आया है, डेस्टिनी लेके आया है। एक इस तरह से भी कई बार एग्जामिन किया जाता है। अब हम इस कुंडली की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लगन लेते हैं। कुंडली जब भी एनालिसिस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मुख्य पार्ट कुंडली का लगन होता है, क्योंकि लगन व्यक्ति को डिनोट करता है। ये फर्स्ट हाउस लगन है, ये भी फर्स्ट हाउस इस कुंडली में लगन है। यहाँ पर 2 नंबर राशि है, यहाँ पे 10 नंबर राशि है। यानी कि जब ये व्यक्ति पैदा हुआ था तो यहाँ उसके जन्म के समय पे जो अर्थ पे, ईस्टर्न होराइजन पे जो राशि उदय हो रही थी वो टॉरस राशि उदय हो रही थी, जिसे लगन में लिख दिया गया है। यानी कि अगर आपको इस व्यक्ति की ओवरऑल आउटर पर्सनैलिटी एग्जामिन करनी है तो आपको 2 नंबर राशि यानी टॉरस राशि के ट्रेड्स को समझना पड़ेगा। राशि की अपनी ऊर्जा होती है, प्लेनेट की अपनी ऊर्जा होती है और हाउसेस की अपनी ऊर्जा होती है। हाउसेस हालांकि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनते हैं, अर्थ ना होती तो हाउसेस भी ना होते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट होता तो उसकी एनर्जी भी यहाँ हम एग्जामिन करते, यानी कि राशि की ऊर्जा हो जाती और प्लेनेट की ऊर्जा हो जाती और दोनों को मिक्स करके फिर एक फ्लेवर बनता जो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताता। क्योंकि जब आप कुंडली स्टडी करते हैं तो सारा खेल एनर्जीज का है। हर प्लेनेट की एक डिफरेंट एनर्जीज है, उसी प्रकार हर इंसान की भी एक डिफरेंट एनर्जीज है। जैसे प्लेनेट्स अलग अलग हैं, वैसे ही व्यक्ति भी अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग ट्रेड्स के हैं। तो राशियों की ऊर्जा है, प्लेनेट्स की ऊर्जा है और हाउस की ऊर्जा है। तो यहाँ ये जो लगन है, काल पुरुष कुंडली के अंदर, लगन के अंदर हमेशा फर्स्ट नंबर आता है। काल पुरुष की कुंडली अगर आप जानते हैं तो वो 1 नंबर से शुरू होती है। यानी कि काल पुरुष कुंडली को पूरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, उसको बेस माना जाता है। यानी कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो हर कुंडली के बैकग्राउंड में काम करती है। तो इसका मतलब है यहाँ राशि कोई भी आ जाए, जैसे 2 नंबर राशि यहाँ पे है, 10 नंबर राशि यहाँ पे है, राशि भले ही यहाँ पे कोई भी आ जाए लेकिन बैकग्राउंड में मंगल की ऊर्जा भी काम करती है। तो जो 2 नंबर राशि है शुक्र की राशि है। शुक्र के पास 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, यानी कि टॉरस और लिब्रा। लिब्रा जो राशि है शुक्र की, वो बैलेंस की राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन जो 2 नंबर राशि है, यहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्ट करता है 2 नंबर के अंदर। यानी कि 2 नंबर राशि वैसे तो फिक्स साइन है, यानी कि स्टेबिलिटी का साइन है, लेकिन फिर भी 2 नंबर राशि वालों के अंदर टर्मोइल रहता है, इमोशनल टर्मोइल रहता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे एग्जॉल्ट करता है। और जब उच्च के चंद्रमा की हम बात करते हैं या 4 नंबर में चंद्रमा आ जाए अपने ओन साइन में, तो व्यक्ति को ज़्यादा भटकाता है, व्यक्ति को एक चीज़ पर फोकस करने नहीं देता, उसके अंदर चंचलता बढ़ जाती है। तो जो 2 नंबर के लोग हैं, ये हालांकि फिक्स साइन है, यहाँ पर चंद्रमा को कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी भी मिलती है। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पे एग्जॉल्ट करता है तो यानी कि इनके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल रहता है। अंदर से टॉरस लगन वाले सेंसिटिव होते हैं, सेल्फियाँ लेना इनको पसंद होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना इनको पसंद होता है, वार्डरोब अपडेट रखना इनको पसंद होता है, सफाई इनको पसंद होती है। और कहीं ना कहीं ये जो 2 नंबर साइन है ये पैसे का साइन है, तो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड भी ये हो सकते हैं, लोभी भी ये हो सकते हैं 2 नंबर वाले। तो इस तरीके से एक ओवरऑल एक आउटर पर्सनैलिटी की लेयर अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लगन से बताई। अब दूसरी चीज,
जब हम ये राजा की कुंडली एग्जामिन करेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद हम सोनम की एग्जामिन करते हैं। तो इस कुंडली के अंदर आप देखिए लगन का लॉर्ड गया कहाँ पे है। लगन का लॉर्ड गया है 6th हाउस में। लगन का लॉर्ड है वीनस और वीनस गया है 6th हाउस में, यानी कि लगन की एनर्जी पहुंच गई है 6th हाउस में। 6th हाउस आपके दुश्मनों का है और दुश्मनों से आप लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे उस चीज़ का है। 6th हाउस संसारिक समस्याओं का है। 6th हाउस संसार का है बेसिकली। 6th हाउस व्यक्ति को अनुभव देता है, एक्सपीरियंसेस देता है, क्योंकि व्यक्ति जब संसारिक समस्याओं से लड़ेगा, अब संसारिक समस्याएं क्या आ गई? संसारिक समस्या आपकी लिटिगेशन है, आपकी डिजीज़ है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन है, आपके एक्सीडेंट्स हैं, आपके जीवन में कर्ज है, उधार है, चिटिंग है, एक्सीडेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें 6th हाउस बेसिकली जो है एक नेगेटिव हाउस माना जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी है, प्रॉब्लम की एनर्जी 6th हाउस में होती है। ये संसारिक प्रॉब्लम से आपको अवगत कराता है। 8th हाउस आपको कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ या फिर एक कह लीजिए कोई कार्मिक आपके पास्ट बर्थ की जो चीज़ें थी, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित, आपके जीवन में प्रारब्ध से संबंधित जो है वो 8th हाउस ज़्यादा कनेक्ट होता है और फिर 12th कनेक्ट होता है। तो 6, 8, 12 हाउसेस को आमतौर पर एक नेगेटिव हाउस कंसिडर किया जाता है और ये कहा जाता है कि लगन का लॉर्ड अगर 6th में जाता है, 8th में जाता है या 12th हाउस में चला जाता है तो व्यक्ति का पर्सनैलिटी कमज़ोर हो जाता है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ ट्रबल, कुछ ना कुछ संकट आएंगे। तो यहाँ पर जब लगन का लॉर्ड 6th हाउस में जा रहा है वीनस, तो इसका मतलब है व्यक्ति स्वयं से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहां पे एक एंगल तो समझने का यह है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो दूसरी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। यानी कि व्यक्ति को मेंटल पीस के लिए, क्योंकि यहां देखिए मेंटल पीस का प्लेनेट सन है, वो भी 6th हाउस में आ रहा है, यानी कि व्यक्ति को मेंटल पीस तब मिलेगी जब उसे कोई प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम मिलेगी फिर उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा और फिर कहीं ना कहीं उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो जब लगन का लॉर्ड या 4th हाउस का लॉर्ड या दोनों जब 6th हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति का संबंध संसारिक प्रॉब्लम से बनता है, यानी कि उसे आर्ग्यूमेंट करने वाला भी व्यक्ति हो सकता है वो अपनी हेल्थ का खुद इलाज करे, डॉक्टर के पास ना जाए, डॉक्टर से दवाइयाँ ले भी ले, उन्हें फेंक दे और फिर आयुर्वेदिक इलाज खुद करने लग जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है, यानी कि व्यक्ति अपने से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब लगन का लॉर्ड 6th में गया तो व्यक्ति अपने से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर उसे सॉल्व करेगा। अब यहां पे एक चीज है कि जो वीनस प्लेनेट है ना, लगन का वीनस प्लेनेट बड़ा ही एक सॉफ्ट प्लेनेट है। अब सॉफ्ट प्लेनेट का मतलब क्या है? सॉफ्ट प्लेनेट का मतलब है कि बहुत जल्दी इम्प्योर हो जाता है। थोड़ा सा भी मेलेफिक इफेक्ट अगर यहाँ पे आता है तो चीज़ें खराब होने लगती है। वीनस डिस्टर्ब हो जाता है। वीनस व्यक्ति की सेक्सुअलिटी है, वीनस आपके हार्मोन्स हैं, वीनस आपकी ज़िंदगी का प्लेजर है। तो वीनस आपकी वाइफ भी है मेल्स के लिए, यानी कि आपके विवाह का कारक भी, आपकी पत्नी का कारक भी वीनस है। तो यहाँ देखिए वीनस जो है वो सन के साथ है और साथ में राहु है। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ हालांकि वीनस है लिब्रा साइन में, अपने मूल त्रिकोण साइन में, अपने बैलेंस के साइन में। वैसे तो 7 नंबर साइन में जो वीनस है कंफर्टेबल होता है, लेकिन वीनस 6th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो हाउस है ये 6th हाउस है इस कुंडली के अंदर। और 6th हाउस में वीनस भले ही अपने साइन के अंदर हो, मूल त्रिकोण साइन के अंदर हो, लेकिन वीनस का ओवरऑल 6th हाउस में जाना, कहने का मतलब है कोई स्त्री का डेट, कोई पास्ट लाइफ कार्मिक फीमेल से डेट को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर कुछ क्वालिटी ऑफ मैरिज को डेटेरियोरेट करता है, रिड्यूस करता है क्वालिटी ऑफ मैरिज को, अगर 6th हाउस में वीनस होता है। तो कि 3 चीज़ें हैं, मैरिज का होना, मैरिज का सस्टेन रहना और क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ के लिए वीनस की क्वालिटी को देखा जाता है। अब एक चीज़ देखिए, एक और चीज़ कही जाती है कि वीनस का ना सूर्य के पास बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए, सूर्य से एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि वीनस एक वाटरी ग्रह है, सूर्य एक गर्मी का ग्रह है। तो ये जो यानी कि वीनस आपके स्पर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, लेडी के अंदर एग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस को एक अप्रोप्रिएट हीट चाहिए, उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए सूर्य से उस हीट को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज स्पर्म्स के काउंट में प्रॉब्लम आ जाती है, एग्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोजेनी से रिलेटेड इश्यूज भी जनरेट होने लगते हैं। अब ये वीनस यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, क्योंकि सन देखिए 7 नंबर साइन जो तुला राशि है, सन यहाँ पे नीच का हो जाता है और साथ में यहाँ राहु बैठ गया। अब सन और राहु को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु बेसिकली इम्प्योरिटी का कारक है, राहु शक का कारक है, डाउट का कारक है, रहस्य का कारक है, सीक्रेसी का कारक है, कॉन्स्पिरेसी का कारक है, झूठ बोलने का कारक है। तो राहु जब किसी प्लेनेट के साथ बैठता है तो उसे इम्प्योर कर देता है। राहु धुएं का कारक है, अंधकार का कारक है। तो राहु जब किसी प्लेनेट के साथ बैठता है, सन क्या है? सन व्यक्ति का सेल्फ है, उसकी आत्मा है, जगत की आत्मा को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य के साथ जब जब राहु बैठता है, नो डाउट ये व्यक्ति
स्पेशल केसेस में ये पॉलिटिक्स में जाने के गुण भी दे देता है, क्योंकि राहु भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन बना सकता है और कहीं ना कहीं सूर्य भी आपको पॉलिटिशियन बना सकता है। और सूर्य जो है हेल्थ का कारक है, तो कहीं ना कहीं राहु जब सूर्य के साथ जुड़ता है तो हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है सूर्य फादर का कारक है, तो हो सकता है इनके फादर को कहीं ना कहीं कार्डियक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज भी हों। और वीनस जब 6th हाउस में होता है ना और डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि वो एफ्लिक्टेड हो जाए अच्छे से, तो वीनस जो है आपके यूरिनरी सिस्टम का, कहीं ना कहीं आपके जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस है, उससे रिलेटेड इश्यूज भी कहीं ना कहीं डिजीज से संबंधित डिजीज उस प्रकार की दे सकता है। तो ये तो हमने लगन लोड के बारे में समझा, यानी कि इस कुंडली के अंदर जो लगन लोड है वो डिस्टर्ब है। अब कुंडली के अंदर कितने भी आपके योग बनते हों, आपके राजयोग बनते हों या आपके खराब योग बनते हों, उनको भोगेगा कौन? उनको भोगेगा व्यक्ति, उनको भोगेगा लग्न, भोगेगा उनको। अब यहाँ देखिए जो वीनस है 6th हाउस में है, राहु के साथ है, तो ऐसी सिचुएशन में लगन ही पीड़ा में पड़ गया, यानी कि व्यक्ति का लगन कमजोर हो गया। और जब लगन कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति संसार के थपेड़ों को सह नहीं पाता, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाता। अब एक चीज देखिए, मैंने ये बताया था कि ये केंद्र हाउसेज है, ये जीवन का केंद्र है। इसका जीवन का केंद्र होने का एक कारण ये भी है कि 4th हाउस आपकी मदर का है, 7th हाउस आपके स्पाउस का है, 10th हाउस आपके कर्म का है। और आपकी जिंदगी, आपकी मदर, आपकी स्पाउस और आपके कर्म के अराउंड ही घूमती है, ये आपके जीवन के सेंटर में आते हैं। हालांकि रिश्ते और भी हैं, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जीवन का मोटा मोटा जो केंद्र है वो ये माँ के, पत्नी के, कर्म के, आपका क्या काम करते हैं, आपके कर्म के अराउंड ही आपकी ज़िंदगी घूमती है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो हमें अब एग्जामिन करना है मरकरी और मून को, क्योंकि मून मन है, मरकरी आपका थॉट प्रोसेस है, आप कैसे सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मून और मरकरी इसको बताएंगे। और तीसरी चीज़ है जुपिटर। जुपिटर होती है विजडम, विवेक आपका, नॉलेज आपकी। देखिए मरकरी का काम होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मरकरी स्किल का कारक है, यानी कि बहुत सारे लोग मल्टीपल एरियाज में स्किल्ड होते हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। अगर कोई व्यक्ति जेमिनी डोमिनेंट है, कोई व्यक्ति वर्गो डोमिनेंट है, यानी कि उनके अंदर बुध का फ्लेवर बहुत ज़्यादा, तो आपको मल्टीपल स्किल्स उनके अंदर मिलेंगी, यानी कि मल्टीपल एरियाज़ की, मल्टीपल प्रोफेशंस की, मल्टीपल चीज़ों की उनको नॉलेज होगी। तो मरकरी का काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। मरकरी इंटेलिजेंस देता है, व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बनाता है, लेकिन नॉलेज और विजडम मरकरी में बहुत लेट आती है। इसका एक मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्योंकि मरकरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्लैनेट है। जब एक व्यक्ति बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है अपने दिमाग में, तो उस इन्फॉर्मेशन को फिर वो चबाता है, फिर वो प्रोसेस करता है। जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है तो व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन से फिर कुछ नया निकालता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 किताबें पढ़ के फिर एक किताब लिख देता है, तो इन्फॉर्मेशन व्यक्ति को नॉलेजेबल नहीं बनाती। इन्फॉर्मेशन व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत सारा डाटा इकट्ठा ये व्यक्ति कर लेता है, जिससे वो आगे के सफ़र को ज़िंदगी में जीने के लिए वो ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है बेसिकली इन्फॉर्मेशन से व्यक्ति। लेकिन राइटियसनेस और रॉन्गनेस, यानी कि व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है या सही कार्य कर रहा है, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक। तो विवेक विजडम यानी कि नॉलेज, विजडम का कारक ग्रह है जुपिटर। अगर जुपिटर मरकरी को देखता है, अगर जुपिटर मरकरी के साथ बैठा है, मरकरी या फिर अनएफ्लिक्टेड है, किसी भी बुरे ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर राइटियसनेस है, वर्चुअसनेस है, व्यक्ति सही और गलत को आइडेंटिफाई कर लेता है। क्योंकि मरकरी के बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मरकरी को ना ट्रेडर भी कहा जाता है, व्यापारी भी कहा जाता है। तो मरकरी जब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस इकट्ठा कर लेता है तो क्लेवरनेस को जन्म देता है, क्योंकि मरकरी जब क्लेवरनेस को जन्म देता है तो व्यक्ति 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में मार्केट में बेच सकता है, एक बड़ा ट्रेडर बन जाता है और सामने वाले को कन्विंस भी कर लेता है। तो मरकरी का काम है क्लेवरली लॉस और बेनिफिट को सिर्फ एग्जामिन करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीना है। लेकिन जब जुपिटर की विजडम वहाँ पे आती है तो व्यक्ति मॉडरेट, अपनी जो एक क्लेवरनेस है वो मॉडरेट मैनर में चली जाती है, राइटियसनेस के साथ उसको एक्सरसाइज करता है अपने इंटेलिजेंस को। तो यहाँ पे अब मून देखते हैं। देखिए इस कुंडली के अंदर मून है 5th हाउस के अंदर और मून है लॉर्ड है 3rd हाउस का। अब 3rd हाउस को नॉर्मली अच्छा हाउस नहीं माना जाता, हालांकि व्यक्ति के पराक्रम का हाउस है और पराक्रम में अगर मून की राशि यहाँ पर है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फाइट करने वाला नहीं होता। इसलिए जितने भी टॉरस लगन के लोग आपको मिलेंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग नेचर आपको नहीं मिलेगा, बहुत लविंग नेचर के लोग होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, जब तक कोई मेलेफिक कोई योग ना बनता हो या कोई काउंटर योग ना बनता हो। तो टॉरस लगन के जो लोग हैं आपको स्वीट बोलते मिलेंगे, रिश्तों को डायरेक्टली खराब नहीं करते हैं, डिप्लोमेसी से हैंडल करते हैं।
तो ये मून बैठा है मरकरी के साथ। अब मरकरी का जो साइन है वो 3 और 6 है, यानी कि मरकरी यहां पे एक्सॉल्टेड है। आप ये देखिए इस कुंडली के अंदर मरकरी एक्सॉल्टेड है। तो मरकरी जब एक्सॉल्टेड होता है तो बहुत अच्छी व्यक्ति के अंदर बुद्धि देता है, और 5th हाउस भी बुद्धि का ही है, यानी कि 5th हाउस एक्सॉल्टेड हो गया, यानी कि व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव इंटेलिजेंस है, व्यक्ति के अंदर एक अच्छा इंटेलिजेंस है। और यहाँ पे मून भी बैठा है, हालांकि मून और मरकरी का इकट्ठे बैठना थोड़ा सा ब्रेन में इम्बैलेंस देता है, थोड़ा सा व्यक्ति को फिकल माइंडेड भी कई बार बनाता है, इमेजिनेटिव भी बनाता है, इंट्यूशन वाला भी बनाता है। अब इस मरकरी के ऊपर क्या किसी खराब ग्रह की दृष्टि डल रही है? देखिए, एक केतु की देखते हैं, 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि इस पे नहीं डल रही है। फिर उसके अलावा सैटर्न की दृष्टि भी 7 8 9 10 नहीं, सैटर्न की दृष्टि भी इस मरकरी पे नहीं डल रही है। और मरकरी के साइन में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। 3 और 6 में खुद बैठा है मरकरी। तो यहाँ पे मरकरी यहाँ पे अनएफ्लिक्टेड है, यानी कि मरकरी किसी ग्रह से एफ्लिक्शन में नहीं आ रहा है, तो बुद्धि सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जुपिटर को, क्योंकि व्यक्ति के अंदर विजडम थी या नहीं थी उसकी क्वालिटी देखने के लिए जुपिटर की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है कि जुपिटर कैसी एनर्जी कुंडली के अंदर कैरी कर रहा है। वैसे तो जुपिटर एक पॉजिटिव ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, लेकिन कई बार जुपिटर भी फंक्शनल खराब हो जाता है। जैसे चंद्रमा शुभ ग्रह है, लेकिन बीइंग ए 3rd लॉर्ड यहाँ पे ये कहीं ना कहीं फंक्शनल मैलेफिक है। तो लेकिन देखिए, शुभ ग्रह अपना शुभता पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ते, और मेलेफिक ग्रह अपनी मेलेफिकनेस पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ते, जो यानी कि जो बेसिक बिहेवियर है प्लेनेट का वो रहता है। तो एक तो चीजें इस तरीके से एग्जामिन की जाती हैं कि मून एंड मरकरी 2 शुभ ग्रह 5th हाउस में बैठे हैं, और दूसरी सेकंड चीज ये डिस्कस की जाती है कि मून बीइंग ए 3rd लॉर्ड थोड़ा सा नेगेटिव प्लेनेट यहां पे बन जाता है। अब एक चीज देखिए, 5th हाउस बुद्धि है, तो यानी कि और बुद्धि में मून एंड मरकरी बैठे हैं, तो ये इंसान ना बड़ा प्यारा बोलता होगा। मून ना सॉफ्टनेस के साथ बोलने की बात करता है, मून बेसिकली पैम्परिंग की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन आप तो ये दुनिया से चले गए। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक चीज और देखता हूं, वाणी का जो हाउस है 2nd हाउस है। 2nd हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस, ये 3 हाउसेज हम वाणी को एग्जामिन करने के लिए लेते हैं। तो 2nd हाउस में यहां मरकरी की राशि है और मरकरी के साथ मून बैठा है, तो 2nd हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन यहां से मंगल की दृष्टि, मंगल की 8th दृष्टि 7 8 8th दृष्टि 2nd हाउस पे जा रही है। तो वैसे तो ये इंसान ये सॉफ्ट बोलने वाला रहा होगा, लेकिन मंगल की अगर दृष्टि 2nd हाउस पे जा रही है, तो अगर जीवन में इसको कभी गुस्सा आएगा भी, तो उस समय थोड़ा सा हो सकता है इंटेंस चुभने वाली बात बोल सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें जुपिटर की कंडीशन को विजडम जानने के लिए, देखिए जुपिटर यहाँ पे 7th हाउस में बैठा है, और ये 8th हाउस का लॉर्ड है, और ये 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस को भी नेगेटिव हाउस माना जाता है, क्योंकि 6 से 6 पड़ता है 11th। भवत भावम की थ्योरी है 6 से 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जुपिटर के पास जो एनर्जी है वो नेगेटिव हाउसेस की एनर्जी है। तो 8th हाउस की एनर्जी है और 11th हाउस की एनर्जी है। 11th हाउस के अंदर भी डिजीजेस कह सकते हैं आप, डिजीजेस आती हैं। 11th हाउस वैसे तो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का, संगठन का हाउसेज है, एनजीओ का हाउसेज है, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। लेकिन जुपिटर के का जो मेन राशि जुपिटर की है, जो मूल त्रिकोण राशि जुपिटर की है, वो 9 नंबर है, जो 8th हाउस में आती है। तो जुपिटर यहाँ पे 8th का इफेक्ट ज्यादा देगा। 8th हाउस कॉन्स्पिरेसी का हाउस है, 8th हाउस स्कैंडल्स का हाउस है। तो 8th हाउस की जो एनर्जी थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, जुपिटर कैरी करके 7th हाउस में लेके जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से अगर एनर्जी जा रही है, ये देखिए 7th हाउस में एनर्जी जा रही है। अब 7th हाउस के अंदर 8th हाउस की एनर्जी जाना, या तो इन लॉज की तरफ से इंटरफेरेंस होता है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी एंटर करती है, कोई ना कोई सिक्रेसी एंटर करती है वैवाहिक जीवन के अंदर, ये एक रूल है। अब जुपिटर के पास अगर यहाँ नेगेटिव एनर्जी है और जुपिटर बैठ गया मंगल के साथ, तो 2 चीजें हैं। जुपिटर एक तो यहाँ पे 8th हाउस की और 11th हाउस की एनर्जी को लेके आ रहा है, और सेकंड जुपिटर यहाँ जब मंगल के साथ बैठा है, क्योंकि जुपिटर अपना पॉजिटिव जो इसका ट्रेट है उसको तो रखेगा ही, क्योंकि शुभ प्लेनेट पूर्ण रूप से अपनी शुभता कभी लॉस नहीं करते। तो जुपिटर जब मंगल के साथ मिलेगा तो मंगल की एनर्जी को डाइल्यूट करता है, क्योंकि मंगल की एनर्जी जब 2nd हाउस पे पहुंच रही है वाणी भाव पे, तो वो जुपिटर के फ्लेवर को भी साथ लेके आ रहा है।
तो सेकंड हाउस में जब मंगल की एनर्जी जा रही है तो जुपिटर, मंगल की जो एग्रेसिव एनर्जी है, जो इंपल्सिव एनर्जी है, जो थ्रस्ट देने वाली एनर्जी है, जो बेसिकली इम्बैलेंस एनर्जी है मंगल की, वो जुपिटर कहीं ना कहीं, जुपिटर सॉल्यूशन है, जुपिटर उसको मॉडरेट कर रहा है। जब भी कुंडली के अंदर जुपिटर और मंगल साथ बैठते हैं या मंगल के ऊपर जुपिटर की दृष्टि आती है तो व्यक्ति के क्रोध को, उसकी इंपल्सिवनेस को मॉडरेट कर देता है। यानी कि व्यक्ति को पता होता है कि गुस्सा कहां करना है और कहां नहीं करना है। तो जुपिटर इस सिचुएशन को डाइल्यूट भी कर रहा है, लेकिन जुपिटर 8th लॉर्ड है, वो यानी कि सिक्रेसी, कॉन्स्पिरेसी, गुप्त, ये सिक्रेसी का हाउस है, गुप्त चीजों का हाउस है, यानी कि गुप्त चीजें भी 7th हाउस में ला रहा है। अब नेक्स्ट इसको एग्जामिन करते हैं 7th हाउस को। इस कुंडली से 7th हाउस के अंदर मंगल बैठा है, स्कॉर्पियो साइन में बैठा है। अब ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी टॉरस पैदा होते हैं उन सब के 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन मिलेगा। स्कॉर्पियो साइन किस चीज का है? काल पुरुष के कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो ऑलरेडी सीक्रेसी का साइन है, ऑलरेडी एक जो गुप्त चीजों का साइन है, स्कैंडल्स का साइन है। तो यानी कि 8 नंबर साइन रिएक्शन का भी साइन है। और अगर किसी की कुंडली में 8वें घर में मंगल केतु बैठे हों तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक्सीडेंट को भी इंडिकेट करते हैं। केतु शार्प चीजों को इंडिकेट करता है, पतली चीजों को इंडिकेट करता है, जैसे तलवार है, सुई है, शार्प चीजें, यानी कि। और मंगल बेसिकली बहुत बड़ी एक्सप्लोजन की एनर्जी है, और मंगल जब केतु के साथ मिलता है तो एक्सप्लोजिव एनर्जी का निर्माण करता है। यानी कि व्यक्ति को कई बार हो सकता है गोली से डेथ हो उसकी, कई बार शार्प वेपन से उसकी डेथ हो, जब 8th हाउस से मंगल और केतु कनेक्शन बनाते हैं और कोई और मेलेफिक भी देखता है। तो मंगल भले ही यहाँ पे 8th हाउस में तो नहीं है, लेकिन जो काल पुरुष कुंडली का 8th हाउस है वो तो यहाँ पे 7th हाउस यानी विवाह का हाउस में वो एनर्जी है, बिकॉज 8 नंबर यहाँ पे है और मंगल यहाँ बैठ गया। अब आप कहेंगे कि मंगल की राशि है 8 नंबर, मंगल अपनी राशि में बैठा है, ये तो अपने हाउस को अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, केतु देखिए, केतु का डिस्पोजिटर कौन है? मंगल है। और मंगल खाली 7th का लॉर्ड नहीं है, मंगल 12th हाउस का भी लॉर्ड है। यानी कि मंगल के पास भी एक नेगेटिव हाउस की एनर्जी भी है। तो मंगल जब यहां पे बैठेगा तो 7th हाउस का लॉर्ड तो है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड तो वो है, लेकिन वो 12th की एनर्जी को भी कैरी करके ला रहा है। और 12th में बैठा है मंगल की राशि में केतु, क्योंकि डिस्पोजिटर थ्योरी ये कहती है कि जब कोई ग्रह किसी राशि में बैठता है तो उस राशि का जो लॉर्ड होता है उसमें अपनी एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। तो केतु की एनर्जी मंगल कैरी किए हुए है, यानी कि 7th हाउस में मंगल और केतु दोनों की एनर्जी पहुंच रही है और 8th की एनर्जी आ रही है। अब एक नेक्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं। अब देखिए सैटर्न यहां है और सैटर्न जो है उसकी दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है। 7th जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए, यानी कि 7th हाउस इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि यहां पे मंगल की एनर्जी है। स्कॉर्पियो साइन है जो रिएक्शन का साइन है, जैसे कोई मेडिसिन रिएक्ट कर जाती है ना, रिएक्शन, तो रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट 8 नंबर करता है, यानी कि कुछ नेगेटिव घटना। तो यहां पर केतु की एनर्जी भी आ गई, यहां पे मंगल की एनर्जी भी आ गई, जुपिटर की एनर्जी तो आई है, लेकिन वो 8th और 11th की एनर्जी को भी कैरी करके ला रहा है। 11th डिजायर है, तो डिजायर का संबंध जब 8th हाउस से बनता है और वो 7th में जाता है तो नेगेटिव डिजायर हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होने को सूचित करता है। अब सैटर्न की जो 2 राशियां हैं 10 नंबर और 11 नंबर, सैटर्न नो डाउट अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, लेकिन एक सूत्र यह कहता है कि सैटर्न की 10वीं दृष्टि जहां पे जाती है, या तो व्यक्ति उस हाउस की लिविंग चीज को बहुत बड़ा पेन देता है, या उस हाउस की लिविंग चीज से उसे बहुत बड़ा पेन मिलता है। अब यहां पे मंगल की 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है और 7th कौन है? आपके बिजनेस पार्टनर और आपका स्पाउस। तो यानी कि या तो ये व्यक्ति अपने स्पाउस को बहुत बड़ा पेन देता, या स्पाउस इसको बहुत बड़ा पेन देगा, पीड़ा देगा। तो वो घटित हो भी चुका है, आप और हम देख चुके हैं। पीड़ा की जब मैं बात करता हूं ना, वो दुख से अलग है। दुख तो एक टेम्परेरी चीज है, आपके आउटर लेयर में है, पीड़ा इनर होती है और पीड़ा जिंदगी भर रहती है, पीड़ा खत्म नहीं होती है। पीड़ा व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है पूरा। तो 8th हाउस है ना जो, वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, यानी कि अगर 8th की एनर्जी 7th हाउस में जा रही है तो या तो इन लॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 8th का लॉर्ड जब 7th में गया तो लगन को देख रहा है, ये मंगल भी लगन को देख रहा है। हालांकि एक थ्योरी ये भी बनती है जब मंगल लगन को देखता है तो व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, उसके अंदर अपनी इंपल्सिव एनर्जी डालता है। लेकिन ये मत भूलिए यहां पे जुपिटर भी है, जुपिटर इस मंगल की एनर्जी को मॉडरेट कर रहा है।
नो डाउट ये व्यक्ति जो है, ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो सब में होता है, और ये जब जुपिटर है इसके गुस्से को कहीं ना कहीं मॉडरेट करेगा, इसे पता होगा कि कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना है। तो 7th हाउस के अंदर शनि की एनर्जी आ गई, केतु की एनर्जी आ गई, मंगल की एनर्जी आ गई। और आप एक चीज देखिए, 7th हाउस का जो कारक होता है, कारक यानी कि विवाह का कारक, पत्नी का कारक, वीनस कहां बैठा है? 7 नंबर साइन में बैठा है। तो जब भी हम वैवाहिक जीवन कुंडली से एग्जामिन करते हैं ना, तो 7th हाउस देखते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड देखते हैं, 7th हाउस का कारक वीनस देखते हैं, और 7 नंबर साइन देखते हैं, क्योंकि 7 नंबर साइन काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस का साइन है। तो 7 नंबर साइन में देखिए राहु बैठा है, सन बैठा है, तो वीनस भी यहां हाईली अफेक्टेड है। तो यानी कि विवाह का हाउस, विवाह का लॉर्ड और विवाह का कारक तीनों ही हाईली एफ्लेक्टेड पोजीशन में इस कुंडली में हैं। तो विवाह में अब ये घटना विवाह के तुरंत कुछ दिनों में ही घट गई, डेथ की, जो उनकी डेथ हुई है राजा की, या मर्डर कह सकते हैं, मर्डर जो उनका हुआ है। तो क्योंकि जब विवाह हुआ तो विवाह होते ही 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। 7th हाउस जब एक्टिवेट हुआ तो 8th की एनर्जी यहां पे है, शनि की एनर्जी यहां पे है, मंगल की एनर्जी यहां पे है, और मंगल 12th हाउस का लॉर्ड भी है। 12th हाउस मुक्ति का भाव है, इस दुनिया से जाने का भाव है, एग्जिट का भाव है। तो मंगल 12th हाउस सेपरेशन का भी भाव है। केतु में भी सेपरेशन की एनर्जी है, मंगल में भी सेपरेशन की एनर्जी है, शनि में भी सेपरेशन की एनर्जी है। तो यानी कि जब इतने सारे ग्रह, पापी ग्रह, क्रूअल ग्रह, मैलिफिक ग्रह 7th हाउस को एफ्लिक्टेड कर रहे हैं, तो विवाह में यानी कि अपने स्पाउस से सेपरेशन का योग तो 100% ही बना रहे हैं। यानी कि ये विवाह बचने वाला नहीं था किसी भी तरीके से। क्योंकि मैं इसमें यहां मांगलिक दोष डिस्कस नहीं कर रहा, मैं वो अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं। उस एंगल से भी अगर आप एग्जामिन करना चाहें तो मेरी वो कुंडली देख सकते हैं। अब हम D9 चार्ट देखते हैं राजा का। अब D9 चार्ट के अंदर जो नवांश का चार्ट है, देखिए सूर्य यहां पे क्या था? नीच का था, लेकिन सूर्य यहां कहां बैठा है? 8 नंबर कुंडली में बैठा है, 8 नंबर मतलब साइन में बैठा है। अब 8 नंबर साइन में जब सूर्य बैठता है ना, तो ये कहा जाता है 8 नंबर साइन किस चीज का? ट्रांसफॉर्मेशन का। और सन क्या? आत्मा है। यानी कि व्यक्ति दुनिया में आया तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी, और ट्रांसफॉर्मेशन बिना पीड़ा के, बिना सफरिंग के नहीं होती। तो 8th नंबर साइन एक ऐसा साइन है, या 8th नंबर हाउस ऐसा हाउस है जहां पे कोई भी ग्रह जाना पसंद नहीं करता। शनि अगर 8 नंबर में चला जाए तो बोलते हैं लंबी आयु देता है, लेकिन वो लंबी आयु कैसे देता है? ये व्यक्ति बीमार रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा और लंबी आयु झेलता रहेगा। तो जब आप ये कुंडली देखते हैं, इसके अंदर भी हम 7th हाउस को एग्जामिन करते हैं। हम D9 से भी हम D1 को भूल जाते हैं, राशि चार्ट को भूल जाते हैं। अब मान लेते हैं कि हम ये नमाज चार्ट हमारे पास है, इससे 7th हाउस की पोजीशन करते हैं एग्जामिन। अब देखिए, ये 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? मून है। और मून बैठा कहां है? मून लगन में है। ये तो अच्छी बात है, यानी कि 7th का लॉर्ड, केंद्र का लॉर्ड केंद्र में ही चला गया। अब साथ में बैठा है जुपिटर, और जुपिटर के साइन में भी कोई प्लेनेट नहीं है, 9 और 12, लेकिन जुपिटर यहां पे नेगेटिव हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, और 3rd हाउस का लॉर्ड है। दोनों हाउसेस अच्छे नहीं हैं जुपिटर के पास, यानी कि जुपिटर के पास जो एनर्जी है 3rd हाउस की और 12th हाउस की है। अब 12th का लॉर्ड लगन में गया, यानी कि मून तो यहां था, 7th लॉर्ड यहां पे था, और ये 12th लॉर्ड से कनेक्शन बना रहा है। यानी कि 7th का जो प्लेनेट है वो 12th के प्लेनेट से कनेक्शन बना रहा है। 12th का लॉर्ड जब लगन में जाता है ना, तो एक बात कही जाती है कि व्यक्ति के खुद के डिसीजन उसका नुकसान करेंगे। यानी कि व्यक्ति उस डाल पे बैठा होगा जिस डाल को वो काट रहा है। यानी कि जैसे लगन का लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए, लगन में भी 6, 8, 12 के लॉर्ड नहीं आने चाहिए। तो यहां पे जब 12th का लॉर्ड जुपिटर में जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के खुद के डिसीजन, सेल्फ के डिसीजन उसकी हानि का कारण बनेंगे, उसके नुकसान का कारण बनेंगे, क्योंकि 12th में जो एनर्जी है वो डाइल्यूट होने की एनर्जी है। देखिए 6 और 8 की जो एनर्जी है ना, वो ये एनर्जी है कि व्यक्ति, जैसे व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया कमाया और खुद जाके आग लगा दी, वो तो 6 और 8 की नुकसान होना है। लेकिन जब 12वें घर का नुकसान है ना, वो डाइल्यूट होना है, यानी कि अपने आप ही घटना घट जाएगी। यानी कि व्यक्ति डिसीजन ऐसे लेगा जो उसके नुकसान का कारण बनेंगे। अभी हमारे पास ना इनके चार्ट्स की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये जो डिटेल्स मैंने ली हैं चार्ट की, ये एक न्यूज़ चैनल पे इनकी कुंडलियां दिखाई जा रही थी, वहां से मैंने ये कुंडलियां ली थी। मुझे प्लैनेट्स की डिग्री, आत्म कारक प्लैनेट क्या है, दारका कारक प्लैनेट क्या है, इनका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहां से अगर डिटेल इनकी बर्थ की आ जाती तो पता चलती, वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन यहां से भी बहुत कुछ निकल के आता है। तो इसलिए आप देखिए, यानी कि 7th का लॉर्ड चला गया लगन में, केंद्र में, और 12th के लॉर्ड के साथ बैठ गया।
अब एक चीज देखिए, राशि कौन सी है यहां लगन में? 10 नंबर राशि है। यानी कि इस चंद्रमा का और इस जुपिटर का डिस्पोजिटर कौन है? शनि है। और शनि बैठा है 5th हाउस में, और शनि की तीसरी दृष्टि विवाह में आ रही है। देखिए 1 2 3, ये लीजिए। यानी कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि कहां डाल रहा है? 7th हाउस में डाल रहा है। यानी कि शनि अपनी नेगेटिव एनर्जी कहां डाल रहा है? 7th हाउस में डाल रहा है। अब शनि के साथ बैठा है मरकरी, तो मरकरी की एनर्जी को भी तो सैटर्न इस 7th हाउस में लेके आ रहा है। अब मरकरी की जो राशियां हैं 3 नंबर और 6 नंबर, यानी कि मरकरी के पास एक डिपार्टमेंट है 6th हाउस का और एक डिपार्टमेंट है 9th हाउस का। 9th हाउस मरकरी का पॉजिटिव हाउस है, और मरकरी की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 9th हाउस में 6 नंबर है। लेकिन 6 नंबर राशि में 9th हाउस में मंगल बैठा है, यानी कि मंगल का जो डिस्पोजिटर है वो मरकरी है, तो मरकरी मंगल की एनर्जी को भी कैरी किए हुए है। तो शनि जब अपनी तीसरी दृष्टि 7th हाउस में डाल रहा है, तो ये मरकरी की एनर्जी को भी साथ ला रहा है, और मरकरी की एनर्जी में मंगल की एनर्जी 6th हाउस की एनर्जी भी है। यानी कि मंगल की एनर्जी, शनि की एनर्जी, 6th हाउस की एनर्जी पहुंच गई 7th में। अब ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है ना राजा रघुवंशी की लाइफ में, कि पत्नी ने ही कुछ दिनों के अंदर विश्वासघात किया और मार दिया उसे, ये 2 चीजों के बिना नहीं घट सकती। एक तो 7th हाउस बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो, 7th हाउस में मल्टीपल मैलेफिक प्लेनेट इन्वॉल्व हो, और 7th हाउस का संबंध या 7th हाउस के लॉर्ड का संबंध 6, 8 और 12 से जब तक ना हो, या 6, 8, 12 के साथ साथ 3rd हाउस और 11th हाउस से भी ना हो, तो ये सिचुएशन इनकी कुंडली में दिखाई दे रही है। तो ये 7th हाउस का लॉर्ड लगन में चला गया, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पे आ रही है, और शनि की जो राशियां हैं 11 नंबर और 10 नंबर, उसमें बैठा है जुपिटर 12th का लॉर्ड, यानी कि 12th की एनर्जी, यानी कि जुपिटर का डिस्पोजिटर भी शनि है। तो शनि जब तीसरी दृष्टि यहां डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस की एनर्जी को भी यहां पे ला रहा है, और 6th हाउस की एनर्जी, मरकरी की एनर्जी शनि की एनर्जी के साथ यहां पे आ रही है, और मंगल का डिस्पोजिटर मरकरी है। तो शनि की जब तीसरी दृष्टि यहां पे आ रही है, तो मंगल की एनर्जी, 12th हाउस की एनर्जी, मून की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी, ये सब एनर्जियां 7th हाउस में आ रही हैं। अब एक चीज देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का कारक, 7th हाउस का कारक होता है वीनस। वीनस यहां पे 1 नंबर साइन में बैठा है। D9 में वीनस जिस राशि में जिस प्लेनेट के साथ बैठा होता है, और वीनस पे जिस ग्रहों की दृष्टियां आती हैं, वो बताता है कि पत्नी किस स्वभाव की अंदर से होगी। D1 में वीनस की पोजीशन बताती है कि बाहर से पत्नी देखने वाली कैसी होगी। एक चीज देखिए, वीनस के साथ सन है D1 में, राहु है, और 7 नंबर साइन में है। तो जो पत्नी है बाहर से, उसके अंदर सन, सूर्य, ईगो, अहंकार, जब सेल्फ बहुत बढ़ जाता है ना, सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाती है, मैं मेरा बहुत बढ़ जाता है, तो ईगो जनरेट हो जाती है। तो पत्नी के अंदर जब बाहर से आप सोनम को एग्जामिन करेंगे, बाहर से आप उसे देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को, तो सूर्य का फ्लेवर, राहु का फ्लेवर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि वीनस का कनेक्शन सन और राहु से है, और 7 नंबर साइन में वीनस बैठा है। लेकिन D9 चार्ट जो अंदर की चीजें बताता है, वीनस 1 नंबर साइन में केतु के साथ है, और वीनस जब 1 नंबर साइन में होता है, तो वीनस के अंदर मंगल की ऊर्जा है, यानी कि सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल डिजायर पत्नी में बहुत होंगी, और 1 नंबर साइन मंगल का, एग्रेसिव नेचर बहुत होगा पत्नी में। अब एक चीज देखिए, वीनस यहां मंगल के साइन में बैठा है, और मंगल की 8वीं दृष्टि इस वीनस पे जा रही है D9 में, यानी कि यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मंगल की 8th दृष्टि भी वीनस पे जा रही है, और यहां केतु भी बैठा है। तो अब एक चीज देखिए, मंगल कैरी क्या कर रहा है, वीनस का और केतु का डिस्पोजिटर मंगल है, ठीक है, और यानी कि मंगल जहां भी दृष्टि डालेगा, साथ में केतु और वीनस की एनर्जी भी जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डिस्पोजिटर मंगल है। अगर आपको डिस्पोजिटर थ्योरी आती है, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो मंगल की 4th दृष्टि कहां गई? 1 2 3 4 यहां पे चली गई, यानी कि 12th हाउस में मंगल जो है केतु की एनर्जी को भी डाल रहा है, और यहाँ 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। तो कहने का मतलब ये है कि सैटर्न जब तीसरी दृष्टि यहाँ डाल रहा है, तो केतु जैसे प्लेनेट की, मंगल जैसे प्लेनेट की, और 6th हाउस की, इस तरह की। अच्छा एक चीज देखिए, 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य है, सन है, और सन कहाँ बैठा है? यहाँ। सन किसको देख रहा है? शनि को देख रहा है। तो यानी कि सन अपनी एनर्जी भी शनि में डाल रहा है, यानी कि 8th हाउस की ऊर्जा भी सन के द्वारा शनि के थ्रू 7th हाउस में पहुंच रही है। यानी कि 7th हाउस में शनि की एनर्जी, केतु की एनर्जी, मंगल की एनर्जी, 6th हाउस की एनर्जी, 8th हाउस की एनर्जी, 12th हाउस की एनर्जी, क्योंकि 12th का लॉर्ड जब लगन में बैठा तो 7th हाउस, ये जुपिटर 7th को देख रहा है। यानी कि 7th हाउस यहां D9 में भी, नमांश में भी जब आप देखते हैं तो बैडली अफेक्टेड है, हाईली अफेक्टेड है।
यानी कि ये बाहर से भी मैरिज को ब्रोकन दिखा रहा है और इंटरनली भी मैरिज को डिस्ट्रक्टिव दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन दिखा रहा है। तो ये रिश्ता सस्टेन नहीं करना था। अब राशि तुल्य नवांश की मैं बात करता हूँ। राशि D9 से राशि तुल्य नवांश बनता है, यानी कि जो D1 का लगन है उस D9 के उस राशि को रोटेट करके जो चार्ट बनता है वो राशि तुल्य नवांश बनता है। राशि तुल्य नवांश भी आपके लगन चार्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें निकल के आती हैं। अगर मैं राशि तुल्य नवांश से करूँ, देखिए लगन में 2 नंबर साइन है और 2 नंबर साइन का जो लॉर्ड है वीनस बैठा है 12th हाउस में, यानी लगन का लॉर्ड 12th में चला गया। इसका मतलब लगन का लॉर्ड 12th में जाए या 12th का लॉर्ड लगन में आए तो व्यक्ति खुद ऐसे डिसीजन लेता है जिससे अपनी वो खुद की हानि करता है। वीनस केतु के साथ है और यानी कि वीनस और केतु का डिस्पोजिटर मंगल है और मंगल बैठा है 5th हाउस में। अब 5th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी बैठा है लगन में, देखिए यानी कि मरकरी का डिस्पोजिटर वीनस है और मंगल का डिस्पोजिटर मरकरी है। बुध के पास 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, 6 नंबर में मंगल बैठा है। तो डिस्पोजिटर थ्योरी के अनुसार बुध के अंदर मंगल की एनर्जी भी है, यानी कि मंगल डिस्पोजिटर है मरकरी का, तो बुध के अंदर मंगल की एनर्जी है और ये बुध देख रहा है 7th हाउस को, यानी कि 7th हाउस में मंगल की एनर्जी बुध के द्वारा आ रही है। अब शनि भी 7th हाउस को देख रहा है, सूर्य भी 7th हाउस में बैठा है। अब 7th हाउस में सूर्य बैठा, 8 नंबर साइन है। 8 नंबर साइन के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। शनि यहां पे बैठा है, शनि यहां पे देख रहा है, बुध यहां पे मंगल की एनर्जी को फेंक रहा है और यहां पर आप देखेंगे मंगल की का जो वीनस और केतु का जो डिस्पोजिटर है वो मंगल है, तो मंगल केतु की एनर्जी कैरी किए हुए है और इस मंगल जो केतु की एनर्जी को कैरी किए हुए है वो बुध के द्वारा मंगल की एनर्जी 7th हाउस में आ रही है। तो यहां भी आप देखेंगे कि 7th हाउस हाईली डिस्टर्ब है, मल्टीपल मेलेफिक प्लैनेट्स यहां पर आ रहे हैं और 7th हाउस में जब सन आता है ना तो पार्टनर में ईगो बहुत होती है, यानी ईगो उनकी लड़ाई का सेपरेशन का कारण बन जाता है। तो ये सन, मंगल, केतु, शनि ये सारे सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेट करने वाले प्लैनेट है और जो 12th लॉर्ड है इसमें भी सेपरेशन की पावर होती है। तो दूसरी चीज, क्या 7th हाउस का कनेक्शन 6, 8 और 12 से बन रहा है? देखिए वीनस और केतु का डिस्पोजिटर मंगल है, तो बुध के द्वारा मंगल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो 12th की हाउस की एनर्जी इनडायरेक्टली 7th हाउस में पहुँच रही है। फिर ये वीनस है यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड और राहु का डिस्पोजिटर वीनस है। वीनस यहाँ जो है राहु की एनर्जी को कैरी किए हुए, तो वीनस भी यहाँ डिस्टर्ब है। जब किसी प्लेनेट के साइन में कोई मेलिफिक प्लेनेट बैठ जाता है ना, उसकी ऊर्जा उस साइन में उसमें आ जाती है। तो यानी वीनस जो है उसके 2 साइन है, एक तो ये 2 नंबर साइन, एक 7 नंबर साइन। 2 नंबर साइन में शनि बैठा है, बुध बैठा है, तो वीनस के अंदर शनि और बुध के एनर्जी भी है और वीनस के अंदर राहु की एनर्जी भी है। और 8th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। अब ये जो जुपिटर है ये बैठा है, देखिए यहाँ पे जुपिटर चला गया 9th हाउस में, यहाँ चला गया और जुपिटर का डिस्पोजिटर कौन है? शनि है। जुपिटर और मून शनि के साइन में बैठे हैं, तो दोनों का डिस्पोजिटर कौन है? शनि है और शनि बैठा लगन में, तो यानी कि शनि जो एनर्जी 7th हाउस में भेज रहा है उसमें 8th हाउस की एनर्जी भी है, क्योंकि 8th का लॉर्ड जुपिटर है, वो शनि के डिस्पोजिटर है उसका, और शनि बैठा लगन में, शनि के द्वारा 8th की एनर्जी भी 7th हाउस में जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जामिन करेंगे तो 7th हाउस का कनेक्शन 6, 8, 12 से बनता है। 7th हाउस हाईली डिस्टर्ब होता है, मल्टीपल मेलिफिक प्लैनेट्स यहाँ पे आते हैं, तो ये तीनों चार्ट से ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव मैरिज थी। मैरिज होते ही 7th हाउस एक्टिवेट होना था और कुछ नेगेटिव इवेंट्स होनी थी, ये तय था। अब हम सोनम की अगर कुंडली एग्जामिन करें तो सोनम की कुंडली में लगन है 10 नंबर साइन। देखिए 2 नंबर साइन और 10 नंबर साइन ये दोनों के दोनों ना अर्थ साइन है, लेकिन जो 10 नंबर साइन है वो मूवेबल साइन है, यानी कि व्यक्ति अपने डिसीजन पे स्टिक नहीं रहता, अपने डिसीजन बदल लेता है। लेकिन 10 नंबर साइन थोड़ा सा हम हार्डवर्क का साइन मानते हैं, यानी कि अपना जो चीज़ें चाहिए ना इन्हें वो किसी भी लेवल पे जाकर लेने की इच्छा इनकी होती है, चाहे 2 नंबर का मतलब 2 नंबर का रास्ता इनको अपनाना पड़े। इनको जो चाहिए ना ये बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन बाई हुक और बाई क्रुक इनको वो चीज़ चाहिए। तो मकर लगन के बारे में बोला जाता है, मकर लगन बहुत मेहनती लगन होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और ये इतना हार्ड वर्क करते हैं कि सक्सेस पाने के लिए ये एक देश छोड़ के दूसरे देश में, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लगन है, यानी कि टॉरस लगन से ज़्यादा प्रैक्टिकल मकर लगन है। तो
यहाँ पे जो लगन का स्वामी है वो चला गया 5th हाउस में। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, यस बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि लगन का स्वामी 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लगन का स्वामी 6ठे हाउस में था, यहाँ पे लगन का स्वामी 5th हाउस में है, लेकिन बैठा किसके साथ है? जुपिटर के साथ बैठा है। अब इस कुंडली में क्या जुपिटर अच्छा प्लेनेट है? अब देखिए, जुपिटर यहाँ पे लॉर्ड है 12th हाउस का, और केतु का डिस्पोजिटर जुपिटर है, यानी कि जुपिटर के पास अच्छे घर की एनर्जी नहीं है, और जुपिटर 3rd हाउस का लॉर्ड है, यानी कि जुपिटर इन दोनों कुंडलियों के अंदर अच्छी एनर्जी कैरी नहीं कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी कैरी नहीं कर रहा है, नेगेटिव हाउसेस की एनर्जी को कैरी कर रहा है। जुपिटर इन दोनों कुंडली के अंदर फंक्शनल मैलेफिक है। तो ये जो जुपिटर सैटर्न के साथ बैठा है, ये 12th से इस सैटर्न का संबंध बनवा रहा है, और केतु का डिस्पोजिटर जुपिटर है, तो जुपिटर केतु की एनर्जी को भी कैरी किए हुए है। मंगल यहाँ ऑलरेडी बैठा है, अब मंगल नीच का है यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, ये जुपिटर बैठा भी 2 नंबर साइन में है। टॉरस में जुपिटर जो है बहुत ज्यादा कोई अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि शुक्र का मित्र जुपिटर नहीं है। तो मंगल जब यहां बैठा है 7th हाउस में, यहां भी मंगल 7th हाउस में बैठा है। यहां मंगल इसलिए डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि 8 नंबर साइन था, यहां मंगल इसलिए डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि 4 नंबर साइन है, मंगल नीच का हो जाता है। और मंगल जब नीच का होगा तो नेगेटिविटी को स्ट्रेंथन करता है, नेगेटिविटी को मजबूत करता है, डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा को क्रिएट करता है, क्योंकि 4 नंबर चंद्रमा का साइन है। चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है, और मंगल के पास इंपल्सिव एनर्जी है, थ्रस्ट की एनर्जी है। तो यानी कि आपके जो इमोशंस को थ्रस्ट देगा, आपके इमोशंस को इंपल्सिवनेस देगा, इस कुंडली में गारंटीड है। यानी कि सोनम का जो बिहेवियर था, इमोशंस रहे होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रहे होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा मंगल के साथ बैठ जाए, मंगल चंद्रमा के साइन में बैठ जाए, और यहां तो चंद्रमा और मंगल का एक्सचेंज है, मंगल के साइन में चंद्रमा है, चंद्रमा के साइन में मंगल है, तो यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति के इमोशंस हैं उनको कहीं ना कहीं थ्रस्ट दे रहा है, यानी कि व्यक्ति इमोशंस पे आके किसी भी कदम को उठाने की क्षमता रखता है बिना सोचे समझे, क्योंकि मंगल लॉजिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। मंगल के पास इतना ही लॉजिक है, जैसे आर्मी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके बाहर नहीं जाती आर्मी, और टास्क को कंप्लीट करती है। तो मंगल का काम है टास्क को कंप्लीट करना, यानी कि जो काम दिया है ना मंगल सिर्फ उसे कंप्लीट करने का, लॉजिक और इलॉजिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब चंद्रमा के साथ एक इमोशंस के साथ, आदमी के मन के साथ, मन पूरी सत्ता है, मन व्यक्ति के पूरे शरीर को रूल करता है, उसके माइंड को रूल करता है। जब मंगल जैसा ग्रह उसको अफेक्ट करता है, उसके साथ बैठता है, उसकी राशि में बैठता है, तो व्यक्ति के इमोशंस में थ्रस्ट पैदा करता है, इंपल्सिवनेस पैदा करता है। और ये नीच का मंगल लगन को देख रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर एक जिद्दीनेस, मंगल का जिद ना अजीब तरीके का होता है, लॉजिक नहीं होता उसके अंदर, अड़ना है तो अड़ना है, तो एक अजीब जिद पैदा करता है, एक अजीब इंपल्सिव नेचर पैदा करता है, ढीठपना पैदा करता है, अडियलनेस कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर डालता है, इस प्रकार का मंगल। अब जब नीच का मंगल लगन को देखता है, और जुपिटर का इफेक्ट कुंडली में बहुत ज्यादा नहीं है, मंगल को भी मतलब जुपिटर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जुपिटर खुद स्ट्रांग नहीं है, तो मंगल को कैसे करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मंगल जो है व्यक्ति को एडामेंट बनाता है, लड़ने वाला बनाता है, भिड़ने वाला बनाता है, हाउस कीपिंग नहीं बनाता। कहने का मतलब किचन में काम करने वाली लेडी नहीं बनाएगा ये मंगल ठीक है, आप भेज दीजिए किसी टास्क पे, वहां लड़ने की जरूरत है, ये लेडी सही है, यानी कि ये इंसान कर सकता है। लेकिन आप कहोगे इस इंसान को कि ये किचन में काम करे और ये दबके रहे, ये सबऑर्डिनेशन में रहे, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो यहां पे लड़की डोमिनेंट नेचर की थी, गुस्से में आके किसी भी कदम को उठाने वाली थी, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड उसका नहीं था। यानी कि व्यक्ति इस प्रकार की योजनाएं बना सकता है जो मंगल की लोअर एनर्जी को, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को दिखाती है। अब लगन का लॉर्ड बैठा है 12th के साथ, ये सिचुएशन वही बन गई ना, लगन का लॉर्ड 12th में चला गया, 12th का लॉर्ड लगन में, या लगन का लॉर्ड 12th के लॉर्ड के साथ बैठ गया, बात तो एक ही है। यानी कि लगन को 12th की एसोसिएशन मिल गई। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति खुद ऐसे डिसीजन लेगा जो उसकी हानि का कारण बनेंगे, उसकी बर्बादी का कारण बनेंगे, व्यक्ति के विनाश का कारण बनेंगे। यानी कि जब जब लगन का संबंध 12th से बनता है तो व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऐसे निर्णय लेता है कि उसके स्वयं के विनाश का कारण उसके ही डिसीजन बनते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा की और मरकरी की। अब देखिए चंद्रमा जो है 1 नंबर साइन में बैठा है, एरीज, यानी कि बाहर से ये लड़की, एरीज क्या है? एरीज बहुत एक्सप्लोजन की ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा है एरीज में। दुनिया में पहली जो ऊर्जा आई थी वो एरीज है। साल भी आपका अप्रैल से शुरू होता है, जो एरीज राशि को डिनोट करता है। फाइनेंशियल ईयर भी आपका अप्रैल से शुरू होता है, हिंदू कैलेंडर भी आपका अप्रैल से शुरू होता है। तो एरीज बेसिकली जो है, एरीज के अंदर, मेष राशि के अंदर एक्सप्लोजन की ऊर्जा है एरीज। तो यहां पे जो इस लेडी का जो मन था बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो स्ट्रांगनेस नेगेटिविटी की स्ट्रांगनेस थी, क्योंकि मंगल यहां पे नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है नीच का होके।
तो नेगेटिव कार्यों के लिए ऊर्जा थी, क्योंकि मंगल साहसी भी बनाता है, दुस्साहसी भी बनाता है। साहसी जब बनेंगे तो आर्मी कमांडर बनेंगे, साहसी बनेंगे तो जिम्मेदारी जाके लेंगे, कहेंगे मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं। लेकिन जब मंगल खराब होता है तो व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है, व्यक्ति रेपिस्ट बन सकता है, व्यक्ति क्रिमिनल बन सकता है, व्यक्ति लॉ लेवल के काम कर सकता है जब जब कुंडली में मंगल खराब होता है, तो वो दुस्साहस के कार्य करने में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मून हमने देख लिया, और मून के ऊपर देखिए केतु की एनर्जी आ रही, दृष्टि आ रही है। केतु की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, इस मून के ऊपर केतु की दृष्टि आ रही है। मून का मंगल के साथ एक्सचेंज है और इनडायरेक्टली मंगल और केतु का संबंध बन रहा है मून की एनर्जी के अंदर। और ये देखिए जब इस नीच के मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे भी जा रही है, यानी कि इस लेडी की जो वाणी है ये गुस्से में बहुत गंदा बोल सकती होगी, एब्यूजिव हो सकती होगी, क्योंकि मंगल जो नीच का है डायरेक्ट सेकंड भाव को भी देख रहा है। सेकंड भाव आपकी वाणी का है, हाउ यू स्पीक, आपके फूड का भी है। तो ये भी हो सकता है कि ये लेडी तामसिक भोजन करती हो, क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति तामसिक है। तो यहां पर मून अफेक्टेड है, और दूसरी चीज यहां पर अफेक्टेड आपका मरकरी है कि नहीं है वो देखते हैं। मरकरी बुद्धि है। अब एक चीज देखिए, एक बहुत ही बड़ी चीज कुंडली में है, नाइन्थ का जो लॉर्ड है वो 8th में जा रहा है, यानी कि अपने से 12वें में जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी हाउस, किसी भी हाउस का लॉर्ड जब अपने से 12वें में जाता है तो अपने हाउस को कमजोर करता है। 9th धर्म का हाउस है, भाग्य का हाउस है, आपके रिचुअल्स का हाउस है। तो 9th का लॉर्ड जब 6ठे में जाता है और मेलेफिक हो या अफेक्टेड हो जाए मेलेफिक से, या 8th में चला जाए 9th का लॉर्ड, तो व्यक्ति रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता है। व्यक्ति धार्मिक अपने रिचुअल्स हैं, जो उसके जो नियम है, उसके परिवार के संस्कार हैं, उनको फॉलो नहीं करता है। और ये भाग्य का हाउस है। जब भाग्य का लॉर्ड अपने से 12वें में जाता है और एफ्लिक्टेड हो जाए अदर ग्रहों से, तो भाग्य का लॉस है, भाग्य खत्म है, भाग्य चला गया व्यक्ति का, यानी कि मिसफॉर्चून आ गया उसके लाइफ में, उसकी लाइफ में मुसीबतें आएंगी। तो ये 9th का लॉर्ड मरकरी यहां पे चला गया और बैठा है वीनस के साथ और सन के साथ। अब एक चीज और देखिए, सन यहां पे 8th हाउस में है और 8th का ही लॉर्ड है। अब एक चीज है कि अगर 8th का लॉर्ड 8th में बैठ जाए तो एक योग का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं सरल विपरीत राजयोग। अब 3 विपरीत राजयोग होते हैं, हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग, विमल विपरीत राजयोग। इन राजयोगों में ना एक चीज कॉमन है कि डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन की ऊर्जा है, यानी कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी कि आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन इनको फिर भी खड़ा होना आता है, गिर के खड़ा होना आता है, 0 से फिर 100 तक पहुंचना आता है, मिटकर फिर बनना आता है। ये जो विपरीत राजयोग है ना, तीनों, इनके अंदर ये चीज मिलती है। यानी कि इनके जीवन में जितने भी, कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में हर्ष विपरीत राजयोग है, सरल विपरीत राजयोग है या विमल विपरीत राजयोग है, इनके जीवन में जैसे बहुत बड़ा कर्ज ले लिया, कंपनी डूब गई, फिर से नई कंपनी बना लेंगे। बहुत बड़ी बीमारी आ गई, क्रॉनिक डिजीज हो गई, लेकिन उसका इलाज करवाया, 10-12 साल तक उससे लड़ते रहे, जूझते रहे, बचे और फिर राइज किया। तो कहने का मतलब ये लोग गिरते हैं, एक डाउन पे चले जाते हैं, 0 पे चले जाते हैं, बिल्कुल मिटने के कगार पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको पता होता है कि दोबारा कैसे स्टार्ट करना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इनके अंदर होता है। तो 8th का लॉर्ड 8th में बैठा है और 9th का लॉर्ड वहां चला गया, लेकिन 9th के लिए ये प्रॉब्लम हो गई। ये भाग्य का मालिक जब 8th के लॉर्ड से संबंध बनाता है, 8th हाउस में चला जाता है, तो ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, डेस्टिनी के लिए, फॉर्च्यून के लिए। अब दूसरा, हमने मून को देख लिया, हमने मरकरी को देख लिया, हमने मंगल को देख लिया। अब ये कुंडली तीनों लेयर से मांगलिक है। हालांकि ये कुंडली तीनों लेयर से मांगलिक नहीं है, वो पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जब कोई 3 लेयर से मांगलिक होता है, चंद्रमा से मंगल मांगलिक बन रहा है ये व्यक्ति, ये लेडी, और दूसरा लगन से ये मांगलिक बन रही है, शुक्र से ये मांगलिक बन रही है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांगलिक है। और मंगल वैसे भी मैं आपको बता दूं 7th हाउस में और 8th हाउस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। मंगल लगन से 8th और 7th में नहीं होना चाहिए, मंगल वीनस से 7th और 8th में नहीं होना चाहिए, मंगल चंद्रमा से 7th और 8th में नहीं होना चाहिए। मंगल की एनर्जी आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा तबाह कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, वायलेंस ला सकती है, मारपीट ला सकती है। तो मंगल को क्रूअल प्लैनेट इसीलिए बोला गया क्योंकि क्रूएलिटी वहाँ इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो बुध है, एक तो 9th लॉर्ड था, एक वो 6th लॉर्ड था। अब 6th हाउस के अंदर राहु बैठा है, तो राहु का डिस्पोजिटर बुध है। अब उस कुंडली में बुध बहुत प्योर था और इस कुंडली के अंदर बुध के अंदर राहु की एनर्जी भी आ गई, यानी कि राहु का डिस्पोजिटर बुध है। तो
बुध के अंदर जब राहु की एनर्जी आती है, राहु इंप्योरिटी है, राहु क्लेवरनेस है, झूठ है, फ्रेब है, तो यानी व्यक्ति की बुद्धि में क्या आ गया। और वैसे भी व्यक्ति का जो बुध है वो अपने से 12वें में चला गया, और वो बुध जो है कहीं ना कहीं एक मैलेफिक पोजीशन में है, क्योंकि आप देखिए केतु की दृष्टि भी यहां आ रही है बुध के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की 9th दृष्टि भी 8th हाउस में पहुंच रही है। तो यानी बुध 9th का लॉर्ड 12th में चला गया, बुध का राहु का डिस्पोजिटर बुध हो गया, और केतु की दृष्टि भी वहां पे आ रही है। तो बुध बहुत बुरी तरह डैमेज है। यानी ऐसा ये पॉसिबिलिटी मिलेगी कि व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत हो, व्यक्ति कहानियां बनाता हो, व्यक्ति डे ड्रीमर हो, सपने देखता हो, अनरियलिस्टिक इल्यूजन। तो व्यक्ति की बुद्धि क्लियर नहीं थी, कहने का मतलब यह है, इंप्योरिटी से भरी थी। तो व्यक्ति ट्रूथफुल नहीं हो सकती, सत्यवादी नहीं मिलेगा आपको ऐसी सिचुएशन में। यानी व्यक्ति के पास विजडम नहीं है। इंफॉर्मेशन हो सकती है, विजडम नहीं है। मल्टीपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, विजडम नहीं है। राइटियसनेस नहीं है, वर्चुअसनेस नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है बुद्धि के अंदर। और वैसे भी मरकरी बैठा भी 8th हाउस में है, अगर हम वैसे भी बात करें तो ये चीजें। अब वीनस हम एग्जामिन करते हैं। देखिए 7th हाउस की सिचुएशन खराब है यहाँ पे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, 1 2 3। तो शनि जो है इनडायरेक्टली अपनी एनर्जी तो यहाँ लाई रहा है, साथ के साथ केतु की एनर्जी, क्योंकि केतु का डिस्पोजिटर जुपिटर है, तो शनि जुपिटर की एनर्जी को यहाँ ला रहा है, जिसके थ्रू केतु की एनर्जी भी यहाँ आ रही है। मंगल यहाँ ऑलरेडी नीच का है। और एक चीज देखिए, ये पाप कर्त्री है, इधर राहु बैठा है, इधर सन जैसा पापी प्लेनेट बैठा है। तो ये जो हाउस है 7th हाउस, ये पाप कर्त्री में भी है। यानी कि यहां पे हालांकि पाप कर्त्री नहीं था, यहां पे पाप कर्त्री भी बन रहा है, तो बहुत डेंजरस पोजीशन बन रही है। तो 7th हाउस बहुत बुरी तरह डिस्ट्रक्टिव है यहां भी। तो जो व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकता, जो इस कुंडली में रिफ्लेक्ट करता है, और जहां पे बुद्धि के अंदर राहु जैसे प्लेनेट की एनर्जी है, और बुद्धि का प्लेनेट जब 8th हाउस में बैठा है, और 8th के लॉर्ड के साथ बैठा है, और 9th का लॉर्ड होकर 8th में बैठा है, तो अब ये बुद्धि तो गलत काम कर ही सकती है, क्रिमिनलिटी कर सकती है, क्रिमिनल चीजों में व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये देखा भी है आपने। अब इस कुंडली के अंदर हमने लगन को एग्जामिन किया, मून को एग्जामिन किया, मरकरी को एग्जामिन किया, वीनस को किया, 7th हाउस को किया। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम, ये था राशि चार्ट, ये है D9 चार्ट। D9 चार्ट से जब हम एग्जामिन करेंगे तो सिमिलर स्थितियां मिलेंगी आपको, वहां भी 7th हाउस अफेक्टेड मिलेगा आपको। अब एक चीज देखिए, यहां पर वीनस 7 नंबर साइन में बैठा है, जो विवाह का साइन है, और वीनस से 7th में मरकरी बैठा है। और एक चीज देखिए, यहां भी पाप कर्त्री में आ रहा है, जो 7th हाउस है ना, ये पाप कर्त्री में है। देखिए केतु, मार्स एंड सैटर्न, यानी कि दोनों साइड पापी ग्रह हैं, तो ये भी पाप कर्त्री बना रहा है। तो हाउस प्रॉब्लम में आ रहा है विवाह का। और दूसरी चीज आप देखिए, ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो गया कहां, शनि चला गया 8th हाउस में। यानी कि 7th की एनर्जी कहां जा रही है, 8th हाउस में। 8th हाउस में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो 7th की जो एनर्जी जा रही है वो 8th हाउस में जा रही है। यानी कि विवाह कहां जा रहा है, डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, सिक्रेसी में जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी में जा रहा है। तो ये सब नेगेटिव चीजें यहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें, शनि यहां पे बैठा है, 7th का लॉर्ड है, और यहां पे दृष्टि आ रही है किसी की। हाँ देखिए, जुपिटर की दृष्टि यहां पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर की यहां पे 9th दृष्टि आ रही है। क्या जुपिटर इस कुंडली में एक पॉजिटिव प्लेनेट है? जुपिटर का डिस्पोजिटर देखिए, जुपिटर का डिस्पोजिटर केतु नहीं, मंगल का और केतु का डिस्पोजिटर जुपिटर है। यानी कि मंगल बैठ और केतु बैठे हैं जुपिटर के साइन में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जुपिटर के अंदर मार्स और केतु की एनर्जी है, और जुपिटर अपनी 9th दृष्टि 7th हाउस पे डाल रहा है। तो जुपिटर के पास जो होगा वही तो डालेगा। तो जुपिटर यहां पे सन की एनर्जी को, मून की एनर्जी को, और केतु एंड मंगल की एनर्जी को 7th हाउस में डाल रहा है। और केतु जैसे प्लेनेट की एनर्जी जब 7th हाउस में आती है, मंगल जैसे प्लेनेट की एनर्जी जब 7th हाउस में आती है, और सन की एनर्जी जब 7th हाउस में आती है, तो 7th हाउस का लॉर्ड जब अष्टम में चला जाए, तो 7th हाउस हाईली यहां पे डिस्टर्ब यहां भी दिखाई दे रहा है। यानी कि जो नमाज चार्ट है उसमें भी ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अब यहां भी देखिए, मरकरी का डिस्पोजिटर कौन है, राहु नहीं, राहु का डिस्पोजिटर यहां भी मरकरी है। पिछले चार्ट में भी राहु का डिस्पोजिटर मरकरी था, यहां भी राहु का डिस्पोजिटर मरकरी है। तो मरकरी में यहां भी जो है राहु की एनर्जी इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, राशि तुल्य नवांश, राशि तुल्य नवांश को जब हम एग्जामिन करेंगे तो आप देखिए,
यहाँ पर 7th हाउस में मून का साइन है और मून बैठा है यहाँ पे 5th हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन है। 7th का लॉर्ड 5th में जाना कहीं ना कहीं प्रेम को इंडिकेट करता है, लेकिन बैठा किसके साथ है? सन के साथ बैठा है और जुपिटर के साथ बैठा है। अब जुपिटर इस कुंडली में कौन है? ये देखिए जुपिटर यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है। तो और केतु और मंगल का डिस्पोजिटर है जुपिटर, तो जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है इस हाउस में, यानी कि जो 7th का लॉर्ड बैठा है 12th के लॉर्ड के साथ बैठ गया और 12th के लॉर्ड के पास केतु और मंगल की एनर्जी है, यानी कि जो 7th का लॉर्ड है वो प्रॉब्लम की सिचुएशन में है। और यहां पे सन बैठा है। अब सन कौन से हाउस का लॉर्ड है? सन 8th हाउस का लॉर्ड है, ये देखिए, यानी कि 8th की एनर्जी भी 5th हाउस में पहुंच रही है, किसके जरिए? सन के जरिए। तो 7th का लॉर्ड 12th के लॉर्ड के साथ बैठ गया, 7th का लॉर्ड 8th के लॉर्ड के साथ बैठ गया। अब एक चीज देखिए, ये मंगल है, मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, ये 4th हाउस पे नहीं आ रही। केतु की दृष्टि 4th हाउस पे आ रही है, 1 2 3 4 5, तो केतु यहां पे दृष्टि डाल रहा है। लेकिन केतु एक चीज और लेके आ रहा है, केतु मंगल की एनर्जी को भी यहां पे ला रहा है। अब केतु और मंगल की एनर्जी 4th हाउस में पहुंच रही है, 4th मेंटल पीस है, यानी कि मेंटल पीस डिस्टर्ब है इस व्यक्ति की। और केतु की एनर्जी अगर यहां पे आ रही है और मंगल बैठा है यहां पे, अब एक चीज देखिए, मरकरी का डिस्पोजिटर कौन है? मंगल। और मरकरी किस हाउस का लॉर्ड है? नेगेटिव हाउस का लॉर्ड। मरकरी के पास 6th की एनर्जी है ना, 6th हाउस की, नो डाउट 9th हाउस की भी है, लेकिन राहु का डिस्पोजिटर मरकरी है, तो मरकरी की एनर्जी में राहु की एनर्जी भी है। तो इनडायरेक्टली मंगल की एनर्जी में राहु की एनर्जी मरकरी के थ्रू है। तो मंगल जब यहां पे दृष्टि डालेगा, केतु जब दृष्टि डालेगा, तो मंगल की एनर्जी, इस राहु की एनर्जी, इन नेगेटिव एनर्जियां बेसिकली 4th हाउस में पहुंचा रहा है। अब एक चीज देखिए, जब मंगल यहां बैठता है तो इसकी 7th दृष्टि तो जाएगी 6th हाउस में, इसकी 8th दृष्टि जाएगी 7th हाउस में, यानी कि मंगल की जो 7th दृष्टि कहां गई? 12th हाउस से 6th हाउस में, और 8th दृष्टि कहां गई? 7th हाउस में। अब आप ये देखिए, मंगल केतु की एनर्जी को साथ कैरी करके, और मंगल जो है मरकरी की एनर्जी को भी लेके आ रहा है 7th हाउस में, क्योंकि मरकरी का डिस्पोजिटर मंगल है और मरकरी की राहु का डिस्पोजिटर मरकरी है, मरकरी में राहु की भी ऊर्जा है, यानी कि राहु की एनर्जी, केतु की एनर्जी, मंगल की एनर्जी इनडायरेक्टली 7th हाउस में पहुंच रही है। तो 7th हाउस का लॉर्ड यहां भी डिस्टर्ब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, शायद कुछ चीजें समझ भी ना आए, क्योंकि इसमें मैंने एक डिस्पोजिटर थ्योरी को डिस्कस किया, और डिस्पोजिटर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जहां पे एक प्लैनेट मल्टीपल प्लैनेट की एनर्जी को कैरी करके जहां पे दृष्टि डालेगा वहां डाल सकता है। तो मेरा एक ये प्रयास था कि आप इन दोनों कुंडलियों के कंपैरिजन से जो चीज़ें मैंने बताई उनको समझें, और इन दोनों कुंडलियों से आप ये देखिए कि मैंने जब ये एक ही व्यक्ति की 3 कुंडली बनाई, यानी कि एक D1, एक D9 और एक राशि तुल्य नवांश, पोजीशन सेम दिखाई दी। 7th हाउस डिस्ट्रक्टिव दिखाई दिया, 7th का लॉर्ड प्रॉब्लम में दिखाई दिया, हैवी प्रॉब्लम में, और 7th हाउस का कारक भी यहाँ पे प्रॉब्लम में दिखाई दिया। इसी तरीके से जब ये सोनम की मैंने 3 कुंडलियाँ बनाई, D1, D9 और राशि तुल्य नवांश, यहाँ भी 7th का हाउस, लगन का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, और कहीं ना कहीं पाप कर्त्री दिखा आपको, और 7th हाउस का कारक यहाँ भी प्रॉब्लम में दिखाई देता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैरिज थी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मैरिज थी, और एक नेगेटिव घटना का जन्म हुआ, वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर किया। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई पास्ट कार्मिक रिलेशन रहा हो, पास्ट कार्मिक बॉन्ड रहा हो, नहीं तो कोई ऐसे मिलता भी नहीं है। जीवन में ना 4 चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, मैं बता दूं आपको। आपका गर्भ, यानी कि आप किस माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, आपकी पत्नी कौन बनेगी, आपके धर्म को बढ़ाने वाली होगी, आपके धर्म को घटाने वाली होगी, आपको बनाने वाली होगी, डिस्ट्रॉय करने वाली होगी। तीसरा, आपकी औलाद होगी नहीं होगी, कैसी होगी, सेवा करने वाली होगी, आपका नाम कमाने वाली होगी, नाम बढ़ाने वाली होगी कि नहीं होगी। और चौथा होता है आपकी डेथ। आपकी डेथ किस प्रकार होगी, किस उम्र में होगी, कहाँ पे होगी, घर में होगी, बाहर होगी। तो कहने का मतलब है जीवन के ये 4 केंद्र कह लीजिए, या 4 स्टेजेस कह लीजिए, 4 चीज़ें कह लीजिए, जो किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। तो जब कुछ गलत होना है तो गलत एडवाइस करने वाले लोग मिल जाते हैं, और गलत रास्ते मिल जाते हैं, या व्यक्ति की बुद्धि विवेक काम नहीं करता, वो गलत निर्णयों को अपना लेता है, गलत डिसीजन ले लेता है। तो आई थिंक इस कपल के साथ भी यही सब हुआ, इसी
नेगेटिव चीज़ें हुई। तो आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो, यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।